अभिवादन साथियों, आज हम चित्रकूट में हैं। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट एक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल के रूप में बहुत ज़्यादा जाना है और आज यहाँ हम वायुसेना के सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा जी के साथ हैं। दिनेश चंद्रा जी के साथ होने का एक बहुत महत्व है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जब आप संविधान से प्रदत्त तमाम जो सुविधाएं हैं उनके माध्यम से जब आप सक्षम हो जाएं तो आप अपनी कुल जो कुछ आप हासिल करते हैं उसको अपने समाज के साथ साझा करें, पे बैक टू द सोसाइटी। और कैप्टन दिनेश चंद्रा इसके एक बहुत शानदार उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण है। 2016 में सेवानिवृत्ति के बाद से ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा लगातार अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, दबे कुचलों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए तमाम तरह से प्रयासरत, अपने समाज को एक बेहतर स्थिति देने के लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। शायद ही कोई दिन होता होगा जब वो किसी जगह किसी शामिलियत में ना हो। उनका एक बहुत अनुकरणीय योगदान कोरोना के दौरान सामने आया, जब न सिर्फ वो खुद अपने संसाधनों को बल्कि अपने पूरे परिवार को लेकर के लखनऊ की सड़कों में जो पलायन कर रहे मजदूरों की सेवा में पूरी ताकत से जुट रहे। कोरोना की दूसरी लहर के समय में तमाम बीमार लोगों को, मरते हुए लोगों की जान बचाने की कोशिशों में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देने के लिए ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा जी जूझ रहे हैं। ये एक बहुत शानदार। आज ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा हमारे साथ, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर आज तक हम उनकी विचारधारा से वाकिफ हैं, हम उनके कामकाज से वाकिफ हैं, लेकिन खुद इस मुकाम तक पहुंचने में वो किन संघर्षों से आगे निकले और खुद उनके जीवन की पृष्ठभूमि क्या है, हम इस पे आज उनसे बातचीत करेंगे। साथ साथ उनके विचार और उनके कामकाज पे बातचीत करेंगे। तो स्वागत है दिनेश चंद्रा साहब और जय भीम। तो बताइए, कैसे आपने पहला सफर आपका जो था पढ़ाई लिखाई से लेकर के एक इंजीनियर बनने तक? कानपुर जिले की एक घाटमपुर तहसील है और वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ से आता हूँ। और मेरी जो पढ़ाई हुई वो ख़ास तौर से स्कॉलरशिप की वजह से हुई। और मैं ज़िद्दी था बचपन से। किसी ने मुझे चैलेंज दिया, मेरे कक्षा 10 में गणित में कम नंबर थे, तो मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने बोला कि अरे इसको बीए करा दो, कहीं चपरासी बन जाएगा और क्लर्क की नौकरी कर लेगा। वो मुझे चुप गया। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। फिर कक्षा 12 में, कक्षा 11 मैंने मैथमेटिक्स लिया, अच्छे नंबर है मैथमेटिक्स में। फिर ये हुआ कि अब इसको बीएससी करा दो, क्लर्क बन जाएगा। मैंने कहीं इंजीनियरिंग सुन रखा था कि भाई इंजीनियर बनते हैं। लेकिन उस दौर में एक दलित परिवार में जन्म लेने के बाद जो समाज की जो एक सामान्य सोच थी, वो बहुत बड़े सपने देखने जैसा नहीं, और वो एक जीवन यापन के दृष्टिकोण तक ही सीमित थी। अगर एक छोटी सी सरकारी नौकरी है हासिल हो जाती है तो वो जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और वो लोग भी आपसे यही इसी चमत्कार के रूप में यही देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आपने एक सपना देखना शुरू कर दिया कि क्यों ना इंजीनियर बन जाए। इंजीनियर के बारे में सुना था और मुझे चुनौती एक्सेप्ट करने का एक जुनून था। जब मुझे चैलेंज किया गया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने मैथमेटिक्स लेके अच्छे नंबर 12th में लाया। और जब मुझे बोला गया कि क्लर्क बनवा देंगे हम इसको, तो मैंने कहा नहीं, इंजीनियर बनना है। और खुद अपने प्रयासों से HBTI, अभी HBTU हो गया है, HBTI में एडमिशन लिया। तो ये तो रहा, आप इंजीनियरिंग तक पहुंच गए, HBTI में एडमिशन ले लिया और आपका इंजीनियर बनना पक्का हो गया। लेकिन आमतौर से जो इंजीनियर बनते हैं वो या तो फिर वही आता है कि सरकारी महकमे में एक नौकरी मिल जाए या फिर किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, ये दो रहते हैं। लेकिन आपने इससे इतर फौज में जाना क्यों तय कर लिया? बहुत सही सवाल है आपका और बहुत ही अप्रोप्रिएट है। फौज में जाना मैंने इसलिए तय किया, अगेन इट वाज अ चैलेंज इन द सेंस, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हम भी छुआछूत का शिकार थे।
अच्छा, यस। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छुआछूत उस समय भी था? उस समय शेड्यूल कास्ट के बच्चों को बाकी सवर्ण लोग जो हैं बच्चे, वो अपने बराबर मेस में बैठ के खाना नहीं खाने देते थे, उठा देते थे। अच्छा। हाँ। तो एक हमारे लेक्चरर ने, एक कोई लड़का था, उसने कहा सर मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, आप हिंदी में मुझे पढ़ाएं इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो लेक्चरर का सवाल था कि क्या तुम शेड्यूल कास्ट हो? तो मैं खड़ा हो गया। मतलब एक मानसिकता ये थी कि शेड्यूल कास्ट को कुछ नहीं आता है, अच्छा, बेकार होते हैं। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर आप अंग्रेजी में पढ़ाएं, मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी जगह समझ में आती है। इट वॉज अनदर चैलेंज कि किसी के दिमाग में अगर ये घुसा हुआ है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है या हमारे अंदर गुण नहीं है, ये गलत है। तो मतलब आप एक अलग पर्सपेक्टिव ला रहे थे। यहाँ भाषा के ज्ञान और अज्ञान होने का मामला नहीं था, बल्कि हमको भी अगर मौके मिलते हैं तो हम उतनी ही क्षमता रखते हैं जितने आम जाति वर्ग के लोग रखते हैं। नहीं है, मौके हमें पैदा करने होते हैं। हाँ। दिस इज व्हाट इज द चैलेंज, मौके हमें पैदा करने होते हैं। तो कहने का मतलब कुल ये है कि फौज में बड़े अधिकारी बनने की जो प्रक्रिया रही, उसके साथ साथ ये जो जाति के मुद्दे को लेकर के जो संघर्ष था, भेदभाव को लेकर के, वो भी आपने एक चुनौती के रूप में अपने यूनिवर्सिटी के समय में ही स्वीकार कर लिया। अब आगे बताइए, आप इंजीनियर तो बन गए, अब इंजीनियर बनने के बाद आप फौज में चले गए। अभी आया नहीं फौज। अब इंजीनियर बनने के बाद एक और चैलेंज ये था कि लोगों को ये कैसे उनके दिमाग से निकाला जाए कि हमें प्रतिभा नहीं होती है, हम कुछ कर नहीं सकते बगैर रिजर्वेशन के। तो फौज की नौकरी मैंने चूज किया जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता। अच्छा, मतलब ये कौन से सन की बात होगी? ये है सन 80-81 की बात। मतलब आज से लगभग 40 साल पहले, जब आरक्षण का सही फायदा भी लेने की शुरुआत नहीं हुई थी, लोग नहीं होते थे, ऐसे समय में आपने एक ऐसी व्यवस्था के अंदर जाने की सोची जहां पे आरक्षण का कोई लाभ आपको किसी भी मुकाम पे मिल ही नहीं सकता। मतलब आपको सब कुछ अपनी प्रतिभा के दम पे ही हासिल करना है, और उसमें भी एक बड़ी चुनौती यह है कि आपको जातिगत कारणों से हर समय हर जगह पीछे करने वाले लोग निरंतर मिलेंगे। ठीक है, आगे बताइए। तो मैं फौज में आया। फौज में किसी तरीके का उस समय भेदभाव नहीं था, कोई जाति नहीं पूछता था, कोई आपसे आपका रंग भेद, कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। और फौज की नौकरी मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में भी बाकी सभी सरकारी नौकरियों से अच्छी है। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि फौज कम से कम इस जाति के दंश से बचा हुआ है? बचा हुआ था, अब नहीं है, अब शायद नहीं है। अच्छा। जैसा मैं अखबारों में देखता हूँ और जैसा मैं आमतौर पर फौजी आदेश सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जातिवाद जो है फौज के अंदर भी घुसाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो जातिवाद फौज में तब भी था, लेकिन तब उसके प्रतिरोध की करने वाले लोग नहीं थे, जो आप जैसे चंद एक लोग थे, वो आवाज बहुत दूर तक नहीं जा पाई? तब फौज में जातिवाद था ही नहीं, किसी ने मुझसे फौज में आज तक मेरी जाति नहीं पूछी। तो मतलब एक तरफ पूरे देश में जो दावेदारियां हैं कि जाति व्यवस्था टूट रही है, खासतौर पे भेदभाव और छुआछूत जो है वो खत्म हो रहा है, ये दावेदारी देश का सभ्य समाज भी कर रहा है, नागरिक समाज भी कर रहा है, तमाम एकेडमिक लोग भी ये दावा भरते हैं, सरकारों के सबसे बड़े दावे होते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपकी बात के हिसाब से, कि छुआछूत एक नए स्तर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिपाहियों में बात होती है और जो अफसरों में आपस की बात होती है, संप्रदायवाद फौज में घुस गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब उनके विमर्श में जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसी बातों का शामिलियत शुरू हो गया, वो बातचीत करने लगे हैं। पहले ये तमाम बातचीतें नहीं होती। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि सेना की नौकरी के दौरान आपको कोई ऐसी घटना याद है जब आपको जाति के कारण से कोई चुनौती मिली हो और आपने उससे जूझा हो? नहीं। जातिवाद कभी कभी आमतौर पर डिस्कशन में होता था, तो मैं कह देता भाई मैं चमार हूँ, बट उसके बाद ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं मिला। ये मतलब ग्रेटनेस फौज की थी।
आप जैसे बहुत बिरले लोग होते हैं जो एक तरह से सक्षम वर्ग में शामिल होने वाली आप दूसरी पीढ़ी हैं अपने परिवार की, और आपने सफलतापूर्वक अपनी पूरी नौकरी की और आप एक बेहतरीन ओहदे तक पहुंच के आप रिटायर हुए। जिसने मुझे प्रेरित किया कि लोगों में ज्ञान का स्तर बढ़ना चाहिए, शायद वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। और मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया था पहले। तो निश्चित तौर पे जब आपके पिताजी केंद्रीय सरकार की नौकरी में चले गए तो घर में उस तरह की आर्थिक चुनौतियां उस तरह से नहीं रह पाई होंगी, जिसने आपको एक बेहतर शिक्षा की तरफ जाने में और मदद। चुनौतियाँ थी। एक तो ये था पिताजी की जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, संयुक्त परिवार परिवार के प्रति, तो पूरे घर की देखभाल जो कैश जो देना होता था वो यही देते। फिर हमारे पास बहुत थोड़ी सी खेती थी, हमारे जो ग्रैंडफादर थे बड़ी मुश्किल से हमें 2 दिन की रोटी मिल पाती थी। अभी भी मुझे याद है नमक रोटी खाते। और मतलब आप एक कहना चाहिए एक बेहतरीन उदाहरण। एक तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सेना में पहले जातिवाद नहीं था। देश में जो माहौल है आज की तारीख में, उसमें सेना में भी वो तमाम विमर्श पहुंच गए हैं जो मुख्यधारा के समाज के अंदर होते हैं। आप रिटायर कब हुए? मैं 2017 फरवरी में रिटायर। और 2017 में रिटायर होने के साथ ही आपने अपना झोला बस्ता टाड़ में नहीं रखा कहते हैं, आपने उसे फिर कंधे में टांगा और अब की बार फौज में वापस जाने के बजाय आप सीधे समाज में कूद गए। और क्योंकि एक सेना के व्यक्ति का जो स्थिति होती है उसकी समाज के बीच में बहुत सीमितताएं रहती हैं नौकरी के चलते। वो अपने बहुत ज़्यादा परिवार और रिश्तेदारों या अपने समाज के बहुत सीमित दायरे के अंदर ही उसका मूवमेंट रहता है। तो मुझे लगता है 2017 में रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 2020, 22, 20 तक आपके अंदर एक जो तड़प थी सामाजिक मुद्दों के प्रति अपने समाज को लेकर के, और साथ ही साथ जो देश में पूरी एक स्थिति थी उसने आपको बहुत विचलित किया और आप अपने लिए एक कोई ऐसा जगह तलाश रहे थे जहाँ से आप समाज में अपना योगदान कर सकें। तो उसका एक पक्ष ये है कि आपने उसके पहले भी किया होगा, लेकिन 2017 के बाद में आपने व्यक्तिगत तौर पे अनेक लोगों की अलग अलग स्तर पे मदद की, जो आज भी आप कर रहे हैं, जारी है। आप एक बच्ची को IAS बनाने की दिशा में आप उसको व्यक्तिगत तौर पे मदद कर रहे हैं। आप एक मुस्लिम परिवार के माँ बाप की मृत्यु हो गई कोरोना के दौरान, तो उनके 4 बच्चों को पढ़ाने की और उनके परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। उनके परिवार की एक बच्ची की शादी भी आपने कर दी, अब दूसरी बच्ची की शादी की भी जिम्मेदारी के लिए। और ये मात्र उदाहरण नहीं है, कोरोना के दौरान भी ऐसा हुआ कि जब आपने अपने पास के तमाम संसाधनों से तमाम सारा पैसा आपने लगा करके लोगों की जान बचाने के लिए मदद की, लोगों को उनके मुकामों में पहुंचने में मदद की। तो ये तो एक कहना चाहिए चैरिटी बेस्ड आप एक सपोर्ट कर रहे थे निरंतर। कोरोना के ही दौरान आपने एक नई जो समाज को देखने की जो आपका अपना एक नज़रिया पैदा हुआ, उस नज़रिए ने आपको आपकी दिशा दे दी, समाज में आपको किस दिशा में जाके अपना योगदान करना। अब आप किस दिशा में सोच रहे हैं और किस मुद्दे को आप अपने हस्तक्षेप के लिए आपने चुना? आपने अपनी बात की चैरिटी, तो चैरिटी में कहीं ना कहीं धन इन्वॉल्व होता है, खुद की शारीरिक क्षमताएं इन्वॉल्व होती हैं। वो एक पार्ट है जिससे कि आप फायर फाइटिंग जिसे बोलते हैं, किसी को ज़रूरत है आपने वो ज़रूरत प्रोवाइड करो, और वो ज़रूरत उसकी ख़त्म हो गई, इवेंट ख़त्म हो गया, तो वो प्रोसेस ख़त्म हो गया वहीं। इसके बाद जो अब हमारा अगला मुहिम है जो काफ़ी दिन से वैसे चल रहा है, वो ये कि अगर जो हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये आर्थिक मदद, चैरिटी, ये तो है अपनी जगह, इसके साथ साथ समाज बदलता है वैचारिक क्रांति से। ठीक, जैसे आपने जिसको हम चैरिटी कह रहे हैं, चैरिटी अमूमन लोग अपने बचे हुए संसाधनों से करते हैं। मेरे पास कुछ समय बचा है, मैंने वो किसी की
की मदद में खर्च कर दिया, या कोई संसाधन जिसका मेरे पास उपयोग नहीं था मैंने वो किसी के लिए खर्च कर दिया। लेकिन आपने इस चैरिटी को या ये जो सहयोग है या किसी की सहायता है, इसको एक नए मायने भी दिए कि आप एक अपनी मंजिल तलाश रहे हैं और समाज को आप जैसा देखना चाहते हैं उस पर बाकी लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी पेश करने की कोशिश की। और जब आप किसी की मदद कर रहे थे तो आप उसको स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी प्रयास कर रहे थे। ये आपकी जो दूसरों को मदद करने का ये एक बहुत उद्देश्य पूरक था। और मुझे लगता है, मैं भी आपको एक लंबे अरसे से देख रहा हूँ कि ये पूरा कोरोना काल में के जो अनुभव थे उसने आपके पूरे के पूरे भविष्य की पूरी दिशा तय कर दी और उद्देश्य भी तय कर दी। तो अब आप वहाँ से आगे कैसे बढ़े? देखिए, मैं फिर से वहीं पर लौट के आता हूँ। अब ज़रूरत है आज के माहौल में ज़रूरत है कि समाज में जो एक वैचारिक प्रदूषण घुस गया है, उस वैचारिक प्रदूषण को कैसे दूर किया जाए। उस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने के लिए एक समग्र वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है। और वो तभी आएगी जब हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा और बहुत से सामाजिक मुद्दों पर विमर्श होगा। मतलब एक नए वैचारिक विमर्श जो लोकतंत्र और समानता, समता, बंधुत्व की विचार के को केंद्र में रख करके किया जाए। आप एक ऐसे विमर्श की तलाश में हैं, तो इसमें आपको कहाँ तक सफलता मिली अब तक? देखिए साहब, सफलता तो जहाँ तक मेरा अपना पैमाना है सफलता का, कि मैं अगर जो समाज में वैचारिक क्रांति लाके और लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, अगर जो मैंने एक बच्चे को पढ़ा लिखा के उसकी ज़िंदगी बदल दी तो मैं उसको 100% सक्सेस मानता हूँ। मैं अगर जो समाज को बदलने निकाला हूँ और समाज में से किसी एक यूनिट को, एक इकाई को बदल देता हूँ, वो मेरी 100% सफलता है। और वो मेरे आगे बढ़ने का एक राज है कि मुझे वो प्रेरित करके हमेशा यंग रखता है। वैसे तो फौजी जवान हमेशा मरने के बाद भी जवान ही रहता है, वैसे उसको जवान ही कहा जाता है। तो मैं उस तरीके से अपने आप को खुद को प्रेरित करने के लिए यही सोचता हूँ, यही एहसास करता हूँ कि भाई मैंने एक आदमी की ज़िंदगी बदल दी तो उससे उसकी पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। हाँ। चाहे वो वैचारिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पढ़ाई में हो। क्योंकि आप एक विशेष वर्ग से हैं तो निश्चित तौर पर उस वर्ग के प्रति आपके खुद के आग्रह है, आपके खुद के सपने हैं, और उसको लेकर के आप अपने समाज के लिए क्या किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं? एक तो ये कि विशेष वर्ग से हैं इसलिए विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं, इसके पीछे विचार वो नहीं है, क्योंकि उस विशेष वर्ग को ही ज़्यादा ज़रूरत है, उस विशेष वर्ग को ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर जो कोई ऐसा और ज़रूरतमंद शख्स मिल जाता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। जैसे आपने बोला एक मुसलमान परिवार को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो विशेष वर्ग से नहीं है लेकिन उसको ज़्यादा ज़रूरत है। अब उस विशेष वर्ग को इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए उस विशेष वर्ग के लिए काम करना होता है। काम सबको करना चाहिए, नॉट ओनली मी। निश्चित तौर पे ये जो भाव है, बेसिकली मूल रूप से जब आप लोकतंत्र को मानते हैं, समता और समानता को मानते हैं, उसमें आप किसी एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, आपको समावेशी होना ही होगा। जी हाँ, आपने सही शब्द यूज़ किए। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है, तो ये बताइए, अब आप फौजी आदमी हैं और फौज का आदमी एक बहुत टारगेटेड ढंग से समयबद्धता के साथ अपने प्रयासों को के लिए लेकर आगे चलता है, और वो अपने आप को टेस्ट भी करता रहता है कि वो कहाँ तक पहुँचा, मंजिल कितनी दूर है। क्या लगता है किस तरह के बदलाव की दिशा में आप काम कर रहे हैं? जो प्रायोरिटी में नंबर 1 आता है, वो जो आपने समता, समानता और बंधुत्व की बात की, जो कि हमारे संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत है, तो प्रत्यक्ष रूप से और नंबर 1 स्थान पर वही आता है। और उसको प्राप्त करने के लिए फिर बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं कि अगर जो हम बंधुत्व की बात करते हैं, एक पीयर ग्रुप में अगर जो एक बहुत ही निम्न स्तर का, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वैचारिक रूप से हो, और थोड़ा ऊंचा दिखाई पड़ने वाला या सोचने वाला, उन दोनों के बीच में अंतर होता है। तो ये गैप अगर जो हम ब्रिज कर सकें
तो इस गैप को ब्रिज करने के बाद हम संविधान की मूल भावना जो है उसको हम किसी हद तक अचीव कर सकते हैं। कैप्टन साहब, ये एक सवाल चलते चलते आपसे उस पर राय जानना चाहता हूँ। दलितों के संघर्ष के जो अधिकारों के संघर्ष का जो पूरा दौर रहा, अगर इसको 3-4 भागों में बांटें तो पिछले 2 दशक को ही हम देखें, हम लंबा ना जाएं, तो पिछले 2 दशकों से दलितों के अधिकारों के मुद्दे बहुत तेजी से चले और उसके चलते दलितों के बीच में अपने अधिकारों के प्रति एक व्यापक सोच पैदा हुई और तमाम तरह के दलितों के अधिकारों को लेकर आंदोलन चले। विशेष तौर पे अत्याचार और भेदभाव जो चल रहा था वो बहुत खुल करके सामने आया और इसमें कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक मुख्यधारा के समाज के लोग भी उन्होंने भी उसको एड्रेस किया। जहाँ तक सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी इस मुद्दे पे गंभीर हुई और एक तरह से पूरे देश में अत्याचारों को लेकर के एक सोच पैदा हुई। बावजूद इसके दलितों के साथ हो रहे अत्याचार और भेदभाव में कोई कमी नहीं आई, बल्कि पिछले 10 वर्षों में ये तेजी से बढ़ी है। लेकिन दलित वर्ग अब अपने संघर्षों के अगले फेज में जा रहा है, जहां उसको अपने समाज के लिए साधन, संसाधन और आर्थिक मजबूती चाहिए। क्या इस दिशा में भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं? जी, क्या सोच रहे हैं? इसका पहला जो स्टेप है, बाकी के बारे में बहुत जोर देके नहीं कह सकता कि वो बाद की बात है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो दलित है उसके अंदर अपने खुद को लेके एक सोच पैदा होनी चाहिए। एक सोच पैदा होनी, दलित अपने बारे में सोचे, उसके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो अपना हित और अहित इन दोनों में फर्क कर सके। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की संसद से दलितों के आर्थिक मजबूती और सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना को पास किया था, जिसको उस समय स्पेशल कंपोनेंट फंड बोला गया। आज के समय में उसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान बोलते हैं, ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं। क्या ये जो योजना है, क्या इस दिशा में भी आप लोग कोई प्रयास कर रहे हैं? हाँ, इस दिशा में अभी कोई ठोस काम तो नहीं कर पाए, लेकिन अगेन क्या आप अपने समाज को और देश के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं याद दिलाना चाहूँगा, संदेश तो मैं नहीं कह सकता, याद दिलाना चाहूँगा कि जो संविधान की मूल भावना है, पूरे देश के लोग उस संविधान की मूल भावना को समझें और समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। यही मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि संविधान की मूल भावना को समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्रा जी। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से अपने प्रयास जारी रखेंगे और पूरे देश के लिए, देश के युवाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।